हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। वापस से यूट्यूब पे आ गए हैं वीडियोस लेके। स्टार्ट करा रहे हैं चैप्टर 7 केमिस्ट्री का। चैप्टर 6 जो था आपका जनरल प्रॉपर्टीज़ वो कैंसिल हो चुका है, सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है, तो इसलिए हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये एक आपके किसी चैप्टर का पार्ट है जिसके आपने दो ग्रुप जो है आपने क्लास 11th में पढ़ लिए थे, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। ग्रुप 15 ऑनवर्ड्स, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर भी मैंने एक बेसिक आइडिया आप लोगों को पी ब्लॉक का दे दिया है कि किस किस तरीके से होते हैं एलिमेंट्स प्रेजेंट। ग्रुप 13 को हम लोग बोरोन फैमिली बोलते हैं, ग्रुप 14 को हम लोग कार्बन फैमिली बोलते हैं। ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये इसके अंदर आता है। किस तरीके से याद करने के लिए बताया था, न्यूज़पेपर आज सब बिके, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ग्रुप 16 आती है ऑक्सीजन फैमिली, ऑल्सो नोन एज चाल्कोजेंस। कौन कौन आता है इसमें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। कैसे याद करते हैं, ओमू सोमू सब पे टेलीफोन, ओमू सोमू सब पे टेलीफोन, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, अपना कुछ भी बना सकते हो आप। ग्रुप 17 है हेलोजेंस के लिए। हेलोजेंस में कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्थेटीन। किस तरीके से याद कराया था, फूल कलियों की बहार आई, फूल कलियों की बहार आई एट, आप जहाँ पे भी फूल कलियों की बहार कराना चाहते हो वो एट के आगे जोड़ लीजिए अपना याद करने के लिए। ग्रुप 18 और जो हम लास्ट ग्रुप पढ़ने वाले हैं वो नोबल गैसेस का क्या क्या आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। रेडॉन भी लिख लीजिएगा, इन्होंने मिस कर दिया यहाँ पे। रेडॉन सिंबल है उसका Rn, ठीक है, Rn सिंबल लिख लीजिएगा। चलिए, ये होगी नोबल गैसेस, ठीक। तो ये बेसिक आइडिया हो गया कि हम लोग कौन से ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 15 से स्टार्ट करेंगे, फिर ग्रुप 16 पे चलेंगे, ग्रुप 17 पढ़ेंगे और एट लास्ट ग्रुप 18 पे हम लोग क्या कर देंगे, चैप्टर को दी एंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रुप 15। ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं वो अभी मैं आपको लिखवा के ही आ गया। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो फर्स्ट टू मेंबर्स है ग्रुप 15 एलिमेंट के वो नॉन मेटल्स होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी जो नेक्स्ट टू एलिमेंट्स हैं वो मेटलॉइड होते हैं, और जो लास्ट एलिमेंट है बिस्मथ वो एक मेटल होता है। किस तरीके से पाए जाते हैं ये एलिमेंट्स नेचर में, नाइट्रोजन सबको पता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और मैक्सिमम पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है एटमॉस्फेयर का। कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, 78% जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फॉस्फोरस जो है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, फॉस्फेट रॉक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है वो सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है। तो इस तरीके से पांचों एलिमेंट की अक्रेंस देख ली हमने कि एलिमेंट्स कहाँ कहाँ हमें मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ग्रुप 15 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS2 NP3। यहाँ पे S फुलफिल्ड और P सबशेल हाफ फिल्ड है, जो कि इसे क्या बनाती है, एक्स्ट्रा स्टेबल बनाती है। एक सबशेल फुलफिल्ड और एक सबशेल हाफ फिल्ड, जिन्होंने 11th क्लास में पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि एक सबशेल अगर हाफ फिल्ड होती है और एक सबशेल अगर फुलफिल्ड होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कब होती है, जब सबशेल फुलफिल्ड हो। उससे कम स्टेबिलिटी जब सबशेल हाफ फिल्ड हो, तो भी वो ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, ठीक है। उससे कम होगा, फुलफिल्ड से कम होगा, लेकिन स्टेबल रहता है। तो NS2 और NP3 हाफ फिल्ड, एक NS वाली जो है वो फुलफिल्ड हो गई, NP वाली हाफ फिल्ड हो गई, जिसकी वजह से इसके पास में एक्स्ट्रा स्टेबल कन्फिग्रेशन है, वही हमने यहाँ पे नीचे लिखा है। एटॉमिक और आयनिक रेडिया की बात करें तो एटॉमिक और आयनिक रेडिया में कोई बड़ी बात नहीं है समझना, सबको पता है एटॉमिक और आयनिक रेडिया डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। लेकिन इसकी बात करें, अगर आप बुक खोल के देखोगे, बुक में आपके में एक टेबल दे रखा है NCERT में, इसमें वैल्यूज़ दे रखी है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबके लिए आपको कोवेलेंट रेडियस कंपेयर करा रखा है। तो उसको अगर आप टेबल को खोल के देखोगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में इंक्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने के लिए होता है। नाइट्रोजन का 70 समथिंग है और इसका 140 समथिंग हो जाता है फॉस्फोरस का। लेकिन उसके आगे चलते हैं तो फिर जो इंक्रीज़ है वो इतना कंसिडरेबल नहीं है, मतलब इतना मच प्रोनाउंस नहीं है, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, इंक्रीज़ देखने के लिए मिलता है। तो उसका रीज़न हम किस तरीके से समझाएंगे, समझाया था आपको क्लास 11th में भी। क्योंकि अगर आप हैवियर मेंबर की बात करते हो, मैंने लिखा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
फिर लिखा मैंने आर्सेनिक, फिर मैंने लिखा एंटीमनी, फिर इसी तरीके से बिस्मथ आप नीचे लिखोगे। इन दोनों को देखोगे तो इनमें सिर्फ और सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है। अगर इन तीनों में देखने लगो तो इनमें डी और एफ ऑर्बिटल्स का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया। और अगर आपको 11th क्लास की बातें याद हों तो वहाँ पे बताया होगा कि डी एंड एफ ब्लॉक जो होती हैं या डी और एफ सबशेल जो होते हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराते हैं। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक ज़्यादा पहुँच पाएगा। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक ज़्यादा पहुँच पाएगा तो न्यूक्लियस उन्हें ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। न्यूक्लियर पावर बढ़ चुकी है क्योंकि, तो जिसकी वजह से क्या होगा, साइज भाई शेल एक्स्ट्रा शेल बढ़ती जा रही है, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो साइज तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन उतना ज़्यादा इंक्रीज देखने के लिए नहीं मिलेगा जितना ऊपर देखने के लिए मिल रहा था। क्यों? क्योंकि डी और एफ सब शेल का इन्वॉल्वमेंट हो गया। उसके इन्वॉल्व होने से क्या हुआ, वो पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल में या सब शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी कुछ ना कुछ एक न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर पुल एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इंक्रीज देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा आगे चल के। ठीक, क्लियर हो गया होगा। एटॉमिक और आयनिक रेडिया वही सब कुछ यहाँ पे लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ा हमने वो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो नीचे जाओगे आप डाउन द ग्रुप तो वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, समझाया था क्लास 11th में। ये मान लो न्यूक्लियस है, एक शेल थी पहले, फिर दूसरे एलिमेंट पे पहुंचे 2 शेल हो गई, तीसरे एलिमेंट पे पहुंचे 3 शेल हो गई। न्यूक्लियस से हम दूर पहुंचते चले जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर पहुंचते चले जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाना आसान हो जाएगा। किस तरीके से समझाया था, टीचर के एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक बहुत बड़ी क्लास है जिसमें टीचर एक कोने में बैठा है और बच्चे बहुत पीछे तक बैठे हैं और पीछे भी गेट है क्लास के, तो टीचर ऐसा हो सकता है ये टीचर पढ़ा रहा हो, बोर्ड पे कुछ लिख रहा हो तो बच्चे पीछे से ही भाग जाए, पीछे के पीछे ही निकल जाए पीछे वाले गेट से। क्यों? क्योंकि टीचर की जो पावर है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। टीचर अगर लीनियंट होगा, टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो वो बच्चे हो सकता है पीछे से ही भाग जाएं, पीछे से शोर मचाते रहें, कुछ इस तरीके से करते रहे। उसी तरीके से क्या कहने का मतलब है कि टीचर यहाँ न्यूक्लियस इतनी दूर बैठा है और ये इलेक्ट्रॉन सोचो कि कितनी दूर है इससे, और एक शेल बना दोगे तो और दूर चले जाएंगे। तो कोई बाहर से शरारती तत्व आएंगे, इन्हें बुला के आराम से खींच के बाहर ले जाएंगे कि चलो भाई चल रहे हैं बाहर, और ये भी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि रोकने टोकने वाला जो न्यूक्लियस है वो तो 1 2 3 सब शेल से घिरा बैठा है, 3 शेल से घिरा बैठा है, वो अपने चार्ज को यहाँ तक पहुँचा ही नहीं पा रहा उतना, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हो। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाती है। और एक बात, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 14 एलिमेंट्स से ज़्यादा होती है कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स में बात करें तो। यानी कि आप इस तरीके से लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, ग्रुप 15 हम पढ़ रहे हैं, ग्रुप 15 की ज़्यादा होगी किससे, ग्रुप 14 से भी ज़्यादा होती है और ग्रुप 16 से भी ज़्यादा होती है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। रीज़न कोई सोच सकता है इसका? यहाँ पे वीडियो पॉज करके जरा रीज़न सोच के देखिए खुद, अगर 11th आपने अगर अच्छे से पढ़ के करी है तो। ग्रुप 15 एलिमेंट्स के पास में अभी बताया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS2 NP3 होती है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्या ही लूज़ करेगा, क्यों करेगा भाई इलेक्ट्रॉन लूज़, क्योंकि उसके पास में तो हाफ फील्ड है पहले से सबसे। इलेक्ट्रॉन लूज़ करके NP2 में जाके क्या चार डालेगा वो, ठीक है। ग्रुप 14 से कंपेयर कर लो चाहे ग्रुप 16 से कंपेयर कर लो, ग्रुप 14 की बात करोगे तो क्या होगा, NP2 होगा, ग्रुप 16 की बात करोगे तो क्या होगा, NP4 होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर देगा, ये लूज़ नहीं करेगा। तो इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ग्रुप 15 की 14 और 16 से अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स में कंपेयर करते हो तो वो क्या आती है, हायर रहती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाती है ग्रुप में नीचे जाओगे आप तो, डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कहाँ रहेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी तो जब रहती है जब न्यूक्लियस के हम पास बैठे होते। न्यूक्लियस ही तो एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है भाई, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस कहेगा कि आ जाओ, खींचेगा न्यूक्लियस पकड़ के, पुल करेगा अपनी न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, न्यूक्लियर पावर की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब दूरी हम इतने बैठे हैं, मान लो नीचे वाले में बिस्मथ की बात कर रहा हूँ, तो कितनी सारी शेल आ चुकी हैं, तो उसकी वजह से क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बाहर वाली शेल तक कम पहुँच रहा है। कम पहुँच रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है न्यूक्लियस, उतनी जल्दी नहीं कर सकता जितनी जल्दी नाइट्रोजन में कर लेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जब नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घटती चली जाती है। ठीक, हैवियर मेंबर की बात करें तो ये इफेक्ट या ये डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। रीज़न वही है, डी और एफ सबशेल का इन्वॉल्वमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटेलिक कैरेक्टर बताया, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता चला जाता है। सबसे पहले जो मैंने अभी स्टार्ट कराया था ग्रुप 15 तो ही बताया था आपको, पहले 2 मेंबर नॉन मेटल, फिर मेटेलॉइड, लास्ट वाला मेटल है, तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर रीजन पूछे कोई तो क्यों होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। और मेटल क्या होते हैं, वो कोई भी एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, तो बिस्मथ बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, उसकी आयनाइजेशन थेरेपी बहुत कम होती है, इसीलिए वो एक मेटल है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को तैयार, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार ही नहीं है, एक्सेप्ट करने को बैठा है, इसलिए वो नॉन मेटल है। ठीक। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता रहता है क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेज अप टू बिस्मथ। मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक तक तो बढ़ता है, फिर बिस्मथ तक घट जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ेंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या कहानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये जो एलिमेंट दिखाते हैं वो -3, +3 और +5, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखा सकते हैं। मोस्ट कॉमन possessed oxidation state by group 15 elements are -3, +3 एंड +5। अब अगर किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं पता कि ऑक्सीडेशन स्टेट -3 का क्या मतलब है, +3 का क्या मतलब है, +5 का क्या मतलब है, उनको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, इसका मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसका मतलब वो 5 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है। कैसे समझेंगे इसे, एग्जाम्पल, भाई मैं नाइट्रोजन की हेल्प से समझा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है नाइट्रोजन में एप्लीकेबल हो जाए सारी चीज़ें। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, NH2NP3 है, या जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ मैं, नाइट्रोजन छोड़ो, NH2NP3 है ये वाला। ये और दूसरी तरीके से लिख के चलोगे तो क्या है कॉन्फ़िगरेशन, अगर नाइट्रोजन की बोलूँ तो 2 और 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके पास, आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये क्या कर सकता है, उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा तो कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, -3 का। समझ गए, -3 कैसे दिखा रहा है, +3 कब है, ये तीनों के तीनों ये वाले NP वाले इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, लूज कर देगा तो +3 दिखाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये इन पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, तो ये कैसा दिखाएगा, +5 दिखाएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स बिना मतलब में लूज क्यों करेगा भाई, ये तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर लेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी जो है, या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाना बहुत कम चांसेस है नाइट्रोजन के बिहाफ पे बात करें हम तो, या और किसी के लिए बात करें, मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है जितना -3 और +3 है। रीज़न समझ में आ गया होगा आप लोगों को। टेंडेंसी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज होती चली जाती है। क्यों होती चली जाती है इंक्रीज, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का अभी मतलब बताया मैंने क्या, कि वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। और डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, नहीं ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो नीचे जाने पे टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, 3 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे वो। तो इसीलिए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का ट्रेंड अगर आप ऑब्जर्व करो तो -3 नीचे तक जाते जाते -3 दिखाने का ट्रेंड घट जाता है। -3 की पॉसिबिलिटी नीचे वाले एलिमेंट के लिए बहुत कम है। समझ गए होंगे बात को। नाइट्रोजन जो है वो इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा +1, +2 और +4 ऑक्सीडेशन भी दिखाता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तभी सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में वो 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन पढ़ लेते हैं अब। नाइट्रोजन जो है वो बाकी मेंबर से डिफर करता है, क्यों, क्योंकि उसका स्मॉल साइज होता है। भाई एनोमलस प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए आप। एनोमलस प्रॉपर्टीज़ हम हर ग्रुप में जाके पढ़ेंगे। पहला जो भी एलिमेंट होता है वो बाकी सारे एलिमेंट से अपने ग्रुप की कुछ अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, तो वो ही हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वो अलग दिखाता है अपने ग्रुप से। पहले रीज़न पढ़ेंगे कि क्यों दिखाता है, और फिर पढ़ेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो अलग दिखाता है। ठीक है, तो एनोमलस प्रॉपर्टीज़ मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पजेस्ड बाय द नाइट्रोजन। रीज़न क्या है, क्यों दिखाता है बाकी मेंबर से अलग अलग ये प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इसका सबसे स्मॉल साइज़ है। सबसे अभी समझाया ही था कि नीचे आते हैं तो साइज़ इंक्रीज होता चला जाता है। इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसके पास में डी ऑर्बिटल्स नहीं है। किसी भी ग्रुप में आप चाहो तो इन चारों पॉइंट्स को चिपका सकते हो। एनोमलस प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछे कि भाई ये बताओ ज़रा मुझे कि
एनोमलस प्रॉपर्टीज़ फ्लोरीन की बता दो ग्रुप 17 में कि क्यों दिखाता है, चारों रीज़न यही उठा के चेप दो, ये हर एक में चल जाएंगे आपके, क्योंकि पहला मेंबर हमेशा स्मॉल ही होता है बाकी से, उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसकी हाई एनाइजेशन एंथैल्पी होती है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स होता है। मतलब ग्रुप 15-16 तक तो चला ही सकते हो, 17 में थोड़ा बहुत एक्सेप्शन आ जाएगा फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में, तो वहाँ पहुँचेंगे तो समझा देंगे। नाइट्रोजन की एक यूनिक एबिलिटी होती है कि वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बीच में होते हैं। पी पाई बॉन्ड क्या होते हैं वो बताया था आपको, क्लास 11th में सिखाया था। पाई बॉन्ड बनाते हैं पी ऑर्बिटल्स मिलके, तो उन्हें पी पाई बॉन्ड बोल देते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। सारे एलिमेंट ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेंगे एलिमेंट्स तो हाइड्राइड बनाएंगे। किस तरीके के? टाइप EH3 के। यहाँ पे E क्या है? कोई भी एलिमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की बात करें तो क्या बनेगा? NH3 बनेगा। क्या बोलते हैं NH3 को? अमोनिया बोलते हैं। इसी तरीके से कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करके EH3 टाइप का हाइड्राइड बनाएगा। स्टेबिलिटी इन हाइड्राइड की डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, और बेसिसिटी भी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। ये फैक्टर्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। ऑक्सीजन के साथ जब ये एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो E2O3 और E2O5 टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑक्साइड जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, जबकि कंपेयर करें किससे? उन ऑक्साइड से जिनका कम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिडिक ऑक्साइड्स होंगी और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले नहीं होंगे उतने एसिडिक। हेलोजेंस की बात करें तो जब ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? हैलाइड बनाएंगे। किस टाइप के बनाएंगे? EX3 और EX5 टाइप के हैलाइड बनाएंगे। EX3 और EX5 टाइप के हैलाइड। फॉर एग्जांपल PCl3, PCl5, VSCPR थ्योरी में पढ़ाया था क्लास 11th में, याद हो किसी को तो? ठीक, चलिए आगे। नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता। पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता मतलब कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि NCl5 बन गया या NH5 बन गया। NH5 तो हाइड्राइड हो जाएगा, इसे हटा दीजिए। NH5 नहीं, NCl5 कहीं नहीं सुना होगा आपने कि NCl5 बन गया भाई, या NF5 बन गया, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास में क्या नहीं है? डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो अपनी क्या नहीं कर सकता? कोवैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकता। उसकी कोवैलेंसी कितने तक एक्सपैंड हो सकती है? 2 या 3 तक सिर्फ। क्यों? क्योंकि उसके पास में S और P सबशेल इन्वॉल्व है। किसी के पास में D सबशेल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो वो 5 तक एक्सटेंड कर सकता है। किसी के पास में अगर F आ जाती है तो वो 7 तक एक्सपैंड कर सकता है अपनी कोवैलेंसी को। तो इसलिए नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता। मेटल के साथ में रिएक्ट करके कुछ भी अलग अलग बाइनरी कंपाउंड्स बना सकते हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड हो गया, कैल्शियम फॉस्फाइड हो गया, Ca3P2, इस तरीके के कंपाउंड्स बनेंगे। तो ये हमने पढ़ ली क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब एक एक करके हम इस ग्रुप के जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उन्हें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन क्या होता है? डाइनाइट्रोजन कमर्शियली बनती है। किस तरीके से? प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं सबसे पहले। डाइनाइट्रोजन का फॉर्मूला भाई सबको पता होगा, इतना गधा कोई नहीं होगा 12th क्लास में आएगी कि उसे डाइनाइट्रोजन का फॉर्मूला ना बताओ। N2 होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन देख रहे हैं। सबसे पहले कमर्शियली बताया, कमर्शियली लिक्विफिकेशन से बनता है गैस की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दीजिए, पहले लिक्विफिकेशन, उसके बाद में फॉलोड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एयर की, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बताया था एटमॉस्फेयर में 78%। उस तरीके से आप क्या कर सकते हो? ऑब्टेन कर सकते हो। लैब में डाइनाइट्रोजन किस तरीके से बनाई जाती है? जो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है उसे सोडियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट करा देते हैं। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट करा देते हैं तो क्या बन जाता है? डाइनाइट्रोजन बन जाता है। ये रिएक्शन आपके सामने लिखिए। क्वेश्चन कभी आए, MCQ आए, कुछ भी आए कि प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन करनी है, हाईली प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन करनी है, तो बताइए कौन सी रिएक्शन से आएगी? MCQs आ सकते हैं, अलग अलग रिएक्शन लिखी होंगी। तो जब हम लोग बेरियम अजाइड मतलब BaN3 का होल ट्वाइस, बेरियम अजाइड का हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब इसे हीट करके डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास में बेरियम अलग निकल जाता है और नाइट्रोजन अलग आ जाती है। तो ये जो नाइट्रोजन निकलती है ये हाईली प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होती है। तो इस रिएक्शन को आप अलग से हाईलाइट करके याद रखिएगा कि अगर प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन पूछी जाती है तो आप इस रिएक्शन को लिखोगे, या MCQ आता है तो इस रिएक्शन को ढूंढ के उस पे ऑप्शन पे टिक लगाओगे। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? डाइनाइट्रोजन एक कलरलेस, एक ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस है। ये पानी के अंदर नहीं घुलती है, बहुत कम सॉल्युबिलिटी है। रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होती है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तोड़ पाना बीच में से पॉसिबल नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी और वो बॉन्ड टूट के किसी ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो गई
और नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस बना दी और हम हवा में चल रहे हैं, बाहर चल रहे हैं, कहीं हवा सूंघ रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं हवा को, तो क्या हो रहा है, हम हंसते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो सब पागल ही हो जाएंगे ऐसा किस तरीके से कुछ हो जाए तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के जो बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी तब वो बॉन्ड टूटेगा। तो रूम टेम्परेचर पे वो बॉन्ड खुद ब खुद टूट जाए वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोलते हैं रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पे डाइनाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट। ठीक, इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगी 773 केल्विन पे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। क्या प्रोसेस बोलते हैं हम लोग उसे? हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं, सबने पढ़ा होगा। ये है हैबर्स प्रोसेस, देख लीजिए। N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये रिएक्शन आ जाती है। नाइट्रोजन कंबाइंस विद डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। यूजेस क्या क्या हैं डाइनाइट्रोजन के वो लिखवा दिए यहाँ पे। पहला यूज़, डाइनाइट्रोजन जो है वो अमोनिया बनाने में या और केमिकल बनाने में यूज़ की जाती है। हैबर्स प्रोसेस सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला प्रोसेस है। दूसरा, लिक्विड डाइनाइट्रोजन जो है वो रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ की जाती है बायोलॉजिकल मटेरियल को या क्रायोसर्जरिक को या फूड आइटम्स को भी प्रिवेंट कराने के लिए, प्रिजर्व कराने के लिए। जो -196 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिक्विड डाइनाइट्रोजन। जो पोलन ग्रेन्स का प्रिजर्वेशन किया जाता है उसको -196 डिग्री सेल्सियस पे ही किया जाता है। तो लिक्विड डाइनाइट्रोजन ही क्या करते हैं, एज अ रेफ्रिजरेंट, एज अ कूलेंट गैस जो है वो यूज़ की जाती है वहाँ पे। ठीक, तो ये इसके यूजेस हो गए। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, आज 2 घंटे की क्लास थी ऑफलाइन, इसलिए इतना सब कुछ हो गया। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग आगे के कंपाउंड्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और चल के फिर हम लोग ग्रुप 15 को ख़त्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर कोई नया बच्चा चैनल देख रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को। आगे लगातार डेली अब वीडियोज़ आया करेंगी पी ब्लॉक से रिलेटेड, और फिजिक्स की भी अपलोड किया करेंगे हम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।